स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया कानून बनाएगा ईरान। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स लेगा ईरान। जहाज तेल टैंकरों से ट्रांजिट फीस वसूलेगा ईरान। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान जो इस वक्त युद्ध ग्रस्त है या फिर कहे कि लगातार अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है, इन सब के बीच एक बड़ा आर्थिक भार जो है वो भी पड़ रहा है ईरान पर। इकोनॉमिकली वो वीक हो रहा है और ऐसे में एक बड़ा रास्ता जो है वो ईरान ने निकाला है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वो ये समझ चुका है कि उसके पास तो रुका इक्का है। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग भी चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में ईरान, और ये साफ तौर पर ईरान ने जो है कह दिया है कि वो नया कानून बनाने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जहाजों से टैक्स जो है वो लिया जाएगा। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ विकास सबरोल जुड़ रहे मेरे सहयोगी। विकास, टैक्स लगाएगा ईरान, ये फैसला कर लिया है, यानी कि जो अब तक उसके मित्र देश थे जिनके जहाज वो वहां से अलाउ कर रहा था जाने के लिए, उन सभी से वो ये टैक्स लेने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए खबर जो सामने आ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेके वो साफ साफ ये दिखा रहा है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अब तेल और गैस की किल्लत हो चुकी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कोई हल निकालना जरूरी था। तो कहीं ना कहीं ईरान ने ये जरूर बोल दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पैसे लिए जाएंगे, उसके टैक्सेस लिए जाएंगे। अब ये देखना होगा, क्योंकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, उस तरह से ये देखना होगा क्या वो सभी देशों के लिए रहेगा या सिर्फ दुश्मन देश जो है उनसे पैसे लिए जाएंगे। या अभी तक देखिए, अभी तक जितने भी वहां से जहाज आए हैं, जितने भी, चाहे वो भारत के हो किसी और कंट्री के, उनसे कोई किसी तरह कोई पैसा लिया नहीं गया है। सिर्फ एक प्रोटोकॉल के जरिए कागजात की जो कार्रवाई वो पूरी की गई, उसके बाद उनको निकलने दी गया। लेकिन अब ये जो बयान है, इसके बाद देखना पड़ेगा अब आगे की रणनीति ईरान क्या करता है। हालांकि पहले भी ऐसे कई बार बयान आ चुके हैं जिसमें कहा गया कि ईरान ने वहां से निकलने वाले जहाजों से टैक्स लिया है, लेकिन हालांकि ईरान इसका खंडन हमेशा करता रहा है। लेकिन अगर ये इस तरह का वाकई इस तरह की जो पूरा सिस्टम बनाया जाता है जिससे पैसा लिया जाए वहां से निकलने जहाजों का, तो कहीं ना कहीं तेल गैस महंगा जरूर होगा, लेकिन जो एक किल्लत थी वो आने वाले समय में खत्म हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके फायदे और नुकसान फिलहाल अभी दोनों है, लेकिन जब तक इस पर पूरा इलेबोरेट नहीं किया जाएगा तब तक ये कहना बहुत मुश्किल। लेकिन मुझे लग रहा है फिलहाल अभी ये ज्यादातर उन देशों के लिए होगा जो फिलहाल अभी उसके दुश्मन देश है, जिनके साथ लगातार जंग जारी है, उन्हीं से फिलहाल अभी पैसा लिया जाएगा। विकास, यानी कैटेगराइज कहीं ना कहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि कुछ देश तो ऐसे जिनके जहाज तो अलाउ ही नहीं कर रहा है ईरान, कुछ देश ऐसे हैं जिनके जहाजों को अलाउ कर रहा है पूरी तरीके से उसके मित्र देश है, और कुछ जगह हम देखें तो वो न्यूट्रल उनका कहीं ना कहीं अप्रोच है। तो वो कैटेगराइज करने में आसानी रहेगी अगर ये खबर पुख्ता होती है। बहरहाल आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच एक और अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर ले। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना को झटका लगा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना को झटका। हमले में इजरायली सेना के 6 सैनिक जख्मी हो गए। 3 अलग अलग घटनाओं में जख्मी हुए सैनिक। इजरायल के 3 सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इजरायली सेना को झटका लगा है। दक्षिणी लेबनान से इंफॉर्मेशन मिल रही है जहां पर इजरायली सेना को झटका लगा है, और यहां पर 6 जो सैनिक है इजरायली सेना के वो जख्मी हुए हैं। 3 अलग अलग घटनाएं बताई जा रही हैं जिसमें ये सैनिक जख्मी हुए हैं। इजरायल के 3 सैनिकों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। विकास अबरोल मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी। विकास, क्या कुछ जानकारी इस खबर से रिलेटेड आपके पास? देखिए, पिछले काफ़ी समय से देखा हमने कि लेबनान की तरफ भी जो है इजराइल के साथ जो है वो भी अब युद्ध में कूद पड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मिसाइल्स जो हैं ये फेंकी गई, तो उसमें जो है बताया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक जो है उसमें घायल हुए हैं। लगातार हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि ईरान भी जो है लगातार अपना जो फाइटिंग मोड है उसको उसने तेज़ कर दिया है। उसकी मिसाइल्स उसके जिस तरह से सटीक निशाने पर लग रहे हैं। अब ऐसे में देखिए ये जो इजराइल को भी कहीं ना कहीं झटका लग रहा है। अभी तक सिर्फ यूएस आर्मी की बातें सामने आ रही थी कि यूएस आर्मी के लोग जो है वो घायल हो रहे हैं हमलों में। अब इजराइल को भी झटका लगा। हालांकि पीछे आज सुबह ये भी खबर आई थी कि जो अमेरिका ने कहा है कि वो अब जो है वहां पर जो उनका द्वीप है ईरान का, उस पर जब कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजेंगे, तो वहां पर इजराइल ने अपने सैनिकों को भेजने के लिए मना कर दिया था। उसने कहा था कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूर देंगे लेकिन वो अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि इजराइल भी जानता है कि वो टेक्निकल चीजों में माहिर है, टेक्निकल सपोर्ट में हो चाहे मिसाइल्स में हो, इस तरह के इक्विपमेंट्स में जरूर माहिर है, लेकिन ईरान का और
और ये जो लेबनान के इलाके हैं, देखिए ये बहुत ही मैदानी इलाके हैं। ऐसे में ये जो वहाँ के जो सैनिक हैं, ये गोरिल्ला युद्ध में पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। इनको हराना बहुत मुश्किल है और ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे वो अमेरिका सेना हो, चाहे नाटो की सेना हो, नाटो की सेना को हमने देखा है, नाटो सेना इराक में रही, ईरान में रही, अफगानिस्तान में रही, माफ कीजिए इराक और अफगानिस्तान में रही, वहां पर क्या हालत रही है वो भी देखने वाली बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गोरिल्ला वॉर जो है वो इजराइल और यूएस पे अभी फिलहाल भारी पड़ती नजर आ रही है। और जिस तरह से अभी हालात बने हैं, आने वाले दिनों में लग रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल को भी इसका नुकसान ज्यादा झेलना पड़ेगा। अभी तो जिस तरह से हथियार बात की जाए तो अभी तक ईरान भी कह रहा है कि उसने सिर्फ 75% हथियार अभी उसके पास सबके सब सेव पड़े हैं, अब इसने कुछ ही हथियार निकाले हैं। तो ऐसे में उसके पास कौन कौन से हथियार हैं, किस किस तरह की मिसाइल्स हैं, तो आने वाले समय में इजराइल और यूएस को इसके बारे में भी जरूर आंकलन करना होगा और उसके बाद ही अपने हमलों को सोच समझ के करना होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास यहाँ पर इजराइल ने कहा है ना कि वो यहाँ पर सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर अपने सैनिकों को नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि इससे पहले ईरान ने भी तो साफ तौर पर ये कहा ना, ईरान ने कहा कि अगर आपने अपने सैनिक यहाँ पर भेजे तो ताबूत में जाएंगे तमाम अमेरिकी सैनिक। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि जो ये मॉडर्न वॉरफेयर है, इसमें अगर हम देखें, चाहे आप विमान यूज़ कीजिए, उसमें फाइटर जेट्स यूज़ कीजिए या मिसाइल यूज़ कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं उन्नत तकनीक जरूर इजराइल के पास है, यूएस के पास है, लेकिन जो इन्फेंट्री है जिसे ग्राउंड वॉर कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग जरूर लैग करते हैं और उसका फायदा जो है ईरान को सीधा होगा। इसीलिए ईरान ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जितने भी यहाँ पे सैनिक आएंगे यूएस इजराइल के, उन सबके सब ताबूत में जाएंगे, क्योंकि वो जानता है कि जो गुरिल्ला वॉर है, जो मैन टू मैन फाइट है, इसमें इन कंट्रीज का जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां की टोपोग्राफी, वहां का टेरेन ऐसा है ईरान और उसके आसपास के इलाकों का, जिसके लिए जो नए सैनिक आएंगे उनको उन इलाकों का पता नहीं है, वहां की क्या टोपोग्राफी वो नहीं पता। ऐसे में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वो उनकी जो मुश्किल है वही आसान चीजें ईरान के लिए होंगी, क्योंकि ईरान का अपना इलाका है, तो ईरान अपने इलाके को अच्छी तरह जानता है। ऐसे में अगर वो ग्राउंड वॉर करते हैं तो उसका फायदा ईरान को सीधा सीधा होगा। और ग्राउंड वॉर में विकास कहीं ना कहीं प्रॉक्सीज की भी एंट्री जो है वो होगी। बहरहाल आप मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पर एक अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर ले, फिर आपके पास लौट रही हूँ। देखिए ग्रीनलैंड को लेकर यूएस के रक्षा सचिव का स्टेटमेंट आया। ग्रीनलैंड को लेकर यूएस के रक्षा सचिव का एक बयान आया। पीट हेगसेथ ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रैटेजिक मैप तैयार किया, हेगसेथ ने कहा है ग्रीनलैंड से लेकर खाड़ी तक स्ट्रैटेजिक एक मैप तैयार किया है और मैप को ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का नाम दिया है, हेगसेथ की तरफ से कहा गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रैटेजिक मैप तैयार कर लिया, हेगसेथ की तरफ से कहा गया है। ग्रीनलैंड से लेकर खाड़ी तक स्ट्रैटेजिक मैप एक पूरा तैयार किया गया है और मैप को ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का नाम दिया गया है। ये हेगसेथ की तरफ से जो है वो कहा गया है। ये रक्षा सचिव का बयान आया। विकास लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विकास, हेगसेथ का ये स्टेटमेंट और ये कहना कि एक स्ट्रैटेजिक मैप तैयार हो चुका है ग्रीनलैंड से लेकर खाड़ी तक, ये किस तरफ इशारा करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए जो ये ग्रीनलैंड का इलाका है, डेनमार्क का इलाका है, लेकिन ये इसकी खुद की ऑटोनोमस वहाँ पे संविधान है, ये खुद का रूल चलाते हैं। ऐसे में आर्कटिक का इलाका पड़ता है, जहाँ से जितना भी नए शिपिंग रूट्स बनेंगे वहाँ पर गैस और तेल का जो आवागमन है उस रास्ते से होगा। ऐसे में कई तरीके से जो महत्वपूर्ण है, ये जो इलाका पड़ता है ये यूएस, यूरोप और रशिया के बीच का इलाका है। तो यहाँ पर ऑलरेडी यूएस का अपना डिफेंस का वहाँ पर एक बेस है और ऐसे में वहाँ पर मिसाइल्स का तैनाती करना और आसपास के इलाकों पर नजर रखने के लिए कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में अब ये सोचा जा रहा है कि उस पूरे रूट को जो यहां से निकलकर ग्रीनलैंड से निकलकर पूरा खाड़ी की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर तेल और गैस की किल्लतें हो रही है, उस रूट को बंद किया गया। तो ऐसे में अगर कभी दोबारा ये चीजें होती हैं तो वो इस रूट को जो है वहां पर शुरू कर सकते हैं, जिसके चलते हुए अब ऐसा एक फिलहाल ये जो रूट बनाया जा रहा है, लेकिन ये अभी तक सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा हो रही है, इस पे कोई अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का जो एक प्रयास रहा है उसका एक हिस्सा हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास अब्रोला आपका तमाम जानकारी बातचीत साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।